नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024 व 25 का बजट पेश किया। बजट में अलवर जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिलने के साथ ही संभाग बनाने की मांग भी अधूरी रह गई। स्मार्ट सिटी एवं औद्योगिक पार्क विकसित करने पर ध्यान नहीं जा सका, लेकिन पानी की विकराल होती समस्या एवं सड़कों के निर्माण सहित कई अन्य छोटी सौगातें जरूर अलवर की झोली में आई। बजट में अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा जिले के लिए चंबल नदी आधारित पेयजल योजना, किशनगढ़ बास व 21 गांवों में पेयजल के लिए परियोजना, सिलीसेड क्षेत्र के ट्यूबवेल व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल मुहैया कराने, जावली में 200 केवी जीएसएस स्टेट हाईवे 25 केसरपुर बल्लाना से पुनखर तक सड़क चौड़ा करने, हाजीपुर से हरसोरा तक सड़क चौड़ा करने, भरतपुर अलवर मार्ग को 4 लेन करने के लिए डीपीआर तैयार कराने, कोटपुतली किशनगढ़ बास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बहरोड में बस स्टैंड निर्माण, सौखरी में नया औद्योगिक क्षेत्र, सरिस्का से पांडुपोल मंदिर तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, सरिस्का में टाइगर हैवी वोट सुधार कार्य व एंटी पेचिंग सिस्टम मजबूत करने, अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना, सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान बनाने, अलवर व भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ईयरली वार्निंग सिस्टम विकसित करने, कठूमर में कन्या महाविद्यालय व अलवर आईटीआई में नवीन ट्रेड खोलने, अलवर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ाने, रैनी में छात्रावास पुनर्निर्माण, कठूमर व तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास खोलने, अलवर अस्पताल में शिशु विभाग की विशेष सुविधा, तिजारा सीएचसी में उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने, मांडन व नारायणपुर में नगर पालिका की स्थापना, भाखेड़ा व खापरिया में एनीकट निर्माण, नटनी का 12 बियर से जैसामंद बांध तक निर्मित नहर का उन्नत कार्य कराने एवं तिजारा ग्रत खैरतल में नवीन कृषि मंडी यार्ड की स्थापना की घोषणा की गई। ये जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने आज बजट पेश किया है, तो इस बजट में मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं सभी वर्गों को लेकर उन्होंने कुछ ना कुछ अपने बजट में के लिए अच्छा किया है। जैसा अपन देखें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की है, न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस की है, न्यू एमएसएमई पॉलिसी अनाउंस की है, तो इससे उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिससे अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होंगे नए नए सारे। $350 मिलियन की इकोनॉमी को इन्होंने इस बजट में अपना बताया है कि और नए रोजगार 4 लाख रोजगार इन्होंने देने का वादा किया है। और इसी तरह से सोलर एनर्जी, जैसे बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिनों, तो सोलर एनर्जी के लिए इन्होंने सोलर विलेज का अनाउंसमेंट किया है। और इसके अलावा जॉब क्रिएशन 4 लाख तरीके ने बताया। हेल्थ सेक्टर के लिए इन्होंने 27,000 करोड़ का बजट पास किया है। और एमएसपी ऑन बाजरा, जैसे हरियाणा सब में एमएसपी पहले से ही लागू है बाजरे के ऊपर, पर राजस्थान में अभी कुछ नहीं हुआ। तो एमएसपी लागू करने से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस तरह से जहाँ तक ओवरऑल देखा जाए सभी वर्गों के लिए दिया कुमारी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। सर, ओवरऑल राजस्थान के लिए तो काफ़ी अच्छा बजट है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अलवर की अनदेखी इसमें की गई है। जहाँ देखा जाए तो भरतपुर जो गृह जिला है वहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं की गई, फिर भी ऐसा क्या कारण रहा कि अलवर को नहीं मिल पाया? अलवर का तो सर अब जैसे यहाँ पे संजय शर्मा जी हैं, अब जैसे सेंट्रल में अब गवर्नमेंट सेम है और राजस्थान में भी सेम है, तो हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम पे अलवर के ऊपर भी दिया कुमारी जी कुछ ना कुछ और गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ लेके आएंगी और संजय शर्मा जी का मिलके अलवर का भी आगे अपना विकास होगा। सर, इसका में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाने की बात है पांडुपोल पर, तो उसको आप किस तरीके से, उससे क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा बहुत बढ़ रहा है इन दिनों आजकल, अलवर एनसीआर के अंदर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से पॉल्यूशन में कमी होगी और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। पेड़ पौधे लगाएंगे तो अच्छा प्रयास है। अलवर वासियों को बहुत उम्मीद थी बजट में, लेकिन निराशा मिली। अलवर को कुछ भी नहीं मिला। जैसे भरतपुर है, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा में वहाँ लिमिट से ज़्यादा मिल गया और अलवर में कुछ भी नहीं मिला। अलवर में सिर्फ एक ये चीज़ मिली है कि पांडुपोल में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। लेकिन चलो ये भी अच्छा है, इलेक्ट्रिक बस चले, वन जीवों को भी अच्छा रहेगा
और अधिक संख्या में लोग बाग भी आएंगे पांडुपोल, क्योंकि पुराना प्राचीन पांडुपोल का मंदिर है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद ही अलवर वालों को बहुत वो उम्मीद नहीं मिली हमें, क्योंकि जो दो मंत्री है अलवर में, संजय शर्मा जी है, भूपेंद्र यादव जी हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी 5 लाख वैकेंसियों का क्या फ़ायदा। बच्चा 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करता है, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, या तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि वो ऑलरेडी पेपर लीक था, या कई बार आपको ये सुनने में भी मिला होता है कि लोग बात के बड़े अधिकारी हैं या बड़े राजनेताएं हैं, वो लोग अपने मिलने वालों को लगवा देंगे। अब जिस बच्चे ने 3 साल मेहनत करी, या तो ये पता चलता है कि वो वैकेंसी लीक हो गई, या पता चलता है कि भर्ती रद्द कर दी जाती है। तो जितना सरकार भर्ती निकालने पर ध्यान दे रही है, उतना ही सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भर्तियों को सुचारू रूप से एवं ढंग से कराया जाए, ताकि जिस बच्चे ने वास्तविकता में मेहनत की है उसको उसका परिणाम मिले। दूसरी ओर हम देखते हैं जैसे कि कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ 20-20 साल तक भर्तियाँ नहीं निकली। जैसे कि आप जलदाय विभाग को देख लीजिए, लगभग 20 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं आई है। हाल ही में जो जुडिशरी की वैकेंसी निकली है वो 2-2, 3-3 साल में निकलती है, लेकिन उसमें भी सुनने में आ रहा है कि उस भर्ती में भी घोटाला हुआ है। अब जिस बच्चे ने 3 साल मेहनत करी है, उस 3 साल में उसने इतना पैसा खर्च किया है, समय दिया है, और कई बार ये भी होता है कि उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट जॉब करने की, लेकिन वो सरकारी के चक्कर में नहीं कर पाता, और अंत तक क्या होता है कि बच्चों की एज इतनी हो जाती है, इससे बच्चा फिर डिप्रेशन में भी जाता है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भर्ती को ओवरऑल रूप से सुचारू रूप से चलाए, एवं इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि भर्ती में ऐसे घोटाले ना हो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जगन्नाथ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद कलेक्टर गुप्ता पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के साथ मेला स्थल व सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ बिजली विभाग, जलदाय विभाग, BSNL व नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, 14 से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाले जगन्नाथ मेले की तैयारियों को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये प्रसिद्ध मेला है जगन्नाथ का, 14 से 19 तक का पूरा कार्यक्रम रहेगा और बड़ा आयोजन होता है, तो इसीलिए पूरी जो है टीम के साथ पहले मीटिंग करी गई और फिर उसके बाद विज़िट करी गई। जो रूट के अंदर इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए, चाहे वो बिजली को लेके हो या साफ़ सफाई को लेके हो, और माइन्यूटली जो है देखा गया पूरी टीम के साथ। तो कोशिश यही है कि बारिश का मौसम भी है, उससे भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो कोशिश की जा रही है कि जो है आयोजन बिल्कुल एरर फ्री रहे और लोगों को जो है कोई असुविधा ना हो। इस तरह मालाखेड़ा के मोरेड़ा गांव में जमीन की डोल को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने लाठी टांचिए से जानलेवा हमला कर दूसरे पक्ष की 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। टांचिए के वार से महिलाओं के सिर फोड़ दिए। मम्मन खान ने बताया कि बरसात के पानी से पड़ोसी की खेत की डोल टूट गई। शक करते हुए चांद, समयदीन, शहजाद, मोहर खां, रहमान, महबूब, जुबेर सहित करीब दर्जन भर से अधिक लोगों ने फरसी में टांचिए से परिवार की जाहिदा, फरीदा, रहमू, भुट्टा, मैमूना, फकरू पर हमला कर दिया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई। वहाँ कोई लड़ाई, उसका भाई आगार वो तो ये करा, और भी गांव का था, सभी ने उनका कोई गलत नहीं है, उसको बुला रहा उनका आ जाए यहाँ, कोई झगड़े कोई वो सही है। ये वो तो एकदम से आया और आते ही मन गया और कुछ नहीं किया उन्होंने। वो थे चांद सिंह था, उसका 2 लड़के थे, महबूब था, 3 लड़के थे उसके, चांद मल के लड़के थे। डोल पे कुछ बात नहीं हुई, वो बारिश में से पहले ही बांधी, अब तो कुछ डोल वोल भी नहीं थी, उसका ही वो बहाना लगाया, उन्हें तो करना ही था। राजगढ़ के डीगवाड़ में मामूली कहासुनी में कुछ युवकों ने जीप ड्राइवर प्रताप सिंह को जीप से उतारकर दोनों पैर तोड़ दिए। घटना को लेकर पीड़ित के परिजन रोहित सिंह ने बताया कि प्रताप सिंह नरूका अलवर से सवारियों को लेकर गांव भाकरी जा रहा था कि तभी डीगवाड़ के पास काना, संदीप, विष्णु व आशीष ने प्रताप को रोककर बीच रोड पर पटक कर लाठी डंडों से उसके दोनों पैर व हाथ तोड़ दिए। रोहित ने बताया कि कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर प्रताप की मोबाइल पर उनसे गाली गलौज हो गई थी। इसी बात को लेकर उन लोगों ने प्रताप पर जानलेवा हमला किया। घायल का नाम प्रताप सिंह नरूका है, ये जीप ड्राइवर हैं, गांव भाकरी के निवासी हैं। ये अलवर से स्टाफ छोड़ के जा रहे थे ग्राम डिगावड़ा में
पाँच छः लोगों ने गाड़ी रोक के इन रोड से हमला कर दिया, दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए और हाथ तोड़ दिया। पहले से कोई फ़ोन पे गाली गलौज कर रहे थे इनसे, बस इस बात पे। नीमराना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर एक निजी कोरियर से 27 लाख रुपए कीमत का करीब 90 किलो गांजा पकड़ा। थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश की हापुड़ पुलिस ने कल गढ़मुक्तेश्वर में करीब 1 क्विंटल गांजा पकड़ा, जिसमें हापुड़ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे मिले इनपुट के आधार पर निजी कोरियर पहुंचकर जांच की तो लोहे के टीन के डिब्बों में काजू के नीचे कंक्रीट व उनके नीचे पैक किया हुआ गांजा मिला, जिस पर भेजने वाले व प्राप्त करने वाले के नंबर उड़ीसा के थे। पुलिस ने गांजे को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। आज हापुड़ से सब इंस्पेक्टर रविकांत सिंह और उनकी टीम यहाँ पर आई। इन लोगों ने कल वहाँ पर 1 कुंटल से अधिक गांजा पकड़ा था गढ़मुक्तेश्वर पुलिस स्टेशन पे। वहाँ पे जो लोग पकड़े 3 लोग, उनके पास से साक्ष्य मिले कि इनका कोरियर का माल मेरठ भी आने वाला है। मेरठ पे इन्होंने रेकी की, आरोपियों के फ़ोन बंद होने के कारण वो समझ गए कि कहीं कहीं हमारे साथी पकड़े गए। मेरठ जो माल उतारना था उसको उन्होंने भेज दिया नीमराना। इन लोगों को सूचना मिली कि नीमराना में एक कोरियर से ये माल पहुंचा है। ये टीम यहाँ पे आई, मेरे को सूचना दी कि आपके यहाँ PTDC कोरियर कंपनी है, उससे कंपनी में कोई काजू के नाम पर पैकिंग और डब्बे आए हैं, उनमें संभवतः गांजा है। हमारी सूचना के मुताबिक मैंने सूचना को लिखित में लिया। लेने के बाद उच्च अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता करके हम लोग टीम के मैं अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, सभी चीज़ें लेकर यहाँ आए। यहाँ आके कोरियर कर्मचारियों से बात की। उन्होंने बताया कि साहब ये आए हैं, डब्बे पैकेट हैं। उनके सामने हमने खोल के चेक किया तो लोहे का पीपा 15 kg का जो घी तेल का आता है, उन पीपों के अंदर ऊपर कच्चे काजू और कुछ पत्थर के, कंक्रीट के वैसे ही कलर किए हुए टाइप काजू जैसे भर रखा। उसके नीचे पैकिंग में, थैलियों में, डब्बों में, लोहे के डब्बों में गांजा जो मिला है उनको हमने खोल के अलग अलग किया, पत्थरों को अलग किया और ये गांजा की कार्रवाई जब्ती की चल रही है। 90 किलो गांजा ये कोरियर में हमें प्राप्त हुआ है। FIR दर्ज कर आगे तफ्तीश करेंगे। यहाँ के भी कोई लोग मिले हुए हैं, उनके बारे में भी तफ्तीश करेंगे। तो सर ये कोरियर जो पॉइंट है जहाँ ये गांजा है, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? यहाँ तक पहुँचा, इस कोरियर के माध्यम से पहुँचा? कोरियर में जो पैकिंग में यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई ये जज नहीं कर सकता एक लोहे के डब्बे में कि उठा के बजाया हमने भी तो काजू जैसे ही बज रहे हैं। तो कोरियर वालों की अगर मिली भगत है तो उस बारे में भी हम तफ्तीश करेंगे। बाकी इनमें अभी तक ऐसा कोई ये नहीं कि बंद पैकेट में लोहे के डिब्बे में शील्ड है, उसमें क्या है, और जो लेटर दिया है वो भी काजू का, ये गिल भी है काजू का, जो उड़ीसा से आना बता रहे हैं। तफ्तीश में सब चीज़ें आगे क्लियर। सर ये यहाँ नीमराना में कोरियर से जो गांजे का जो लेके जाता है वो लेके कौन जाता है सर यहाँ से? भी किसके नाम से आया वो कोरियर? कोरियर पे जो नंबर दिए हैं वो उड़ीसा के ही नंबर हैं। भेजने वाले के नंबर, मोबाइल नंबर उड़ीसा के हैं, प्राप्त करने वाले भी उड़ीसा के हैं। एड्रेस नीमराना का है? एड्रेस से नीमराना का नहीं, एड्रेस बहरोड का है। लक्ष्मी स्वीट्स, जोधपुर स्वीट, बीकानेर स्वीट्स, बहरोड। अलवर में फर्जी तरीके से मृतक की जमीन बेचने का मामला सामने आया। परिवार को 2 दिन पहले ही पता चला, जिसके बाद अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया। मामले में उप पंजीयक अनिल ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराकर रजिस्ट्री कैंसिल कराओ, ये फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री कराना हो सकता है। पीड़ित कन्हैया लाल ने बताया कि उनके पिता चंदूलाल की मौत हुए 8 साल हो गए। भूमाफियाओं ने बेहद शातिर तरीके से जमीन को हजूरी गेट निवासी चंदू को बेच दिया। अब जमीन खरीदने वाले चंद्र प्रकाश के नाम से कर दी गई, जो जमीन का सौदा करता है। उस पर फर्जीवाड़ा कराने का आरोप है।
सौदा करने के लिए आया था यहाँ, निकलवाने के लिए उसको नकल को। तो मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन किसी और के नाम से बिक गई। मेरे पिताजी के जगह फ़ोटो किसी दूसरे का लगा रखा है, जबकि ये जवान आदमी है। मेरे पिताजी करीबन 80 साल के थे तब गुजरे थे, अब 8 साल और लगा लो। मेरे पिताजी अंगूठा करते थे, इन्होंने साइन कर रखे। ये मेरे पिताजी के नाम से फर्जीवाड़ी रजिस्ट्री की है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका ये करीबन 4.25 बीघा 3.5 तो ये की, और मेरे दादा के नाम थी तीसरे हिस्से में, उनकी भी ज़मीन मेरे पिताजी के नाम थी। पता नहीं सर, मैं इसको जानता ही नहीं, मैंने पहली बार देखा इसको, मैं इसको कोई पहचानता नहीं हूँ। अब हमको खबर मिली, मैं यहाँ आया था तहसील में, तो मैं इनकी रजिस्ट्री का वो निकलवाना आया था, अपना इंतकाल वगैरह। तो यहाँ आके मेरे को पता चला कि तो मेरे पिताजी के नाम की तो रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है इसी महीने में, तब मैंने यहाँ आके नकल निकलवाई। कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 शातिर बाइक चोर युवक शौकीन, अभिषेक व वसीम को गिरफ्तार किया। एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया, तीनों आरोपियों ने गंगा मंदिर के सामने से एक बाइक चुराई, जिसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। हितेंद्र ने बताया, तीनों आरोपियों ने एक दिन में शहर की अलग अलग जगहों से 4 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये दिनांक 6 जून 2024 की रात्रि को मॉर्निंग टाइम में इन्होंने अपने शहर में 4 वारदात की, जो 3 कोतवाली थाना इलाका में, 1 अरावली थाना इलाका में। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग वाहन चोरी। एक जो अभी गिरफ्तार किया है, ये इसमें गंगा मंदिर के पास मकान के सामने से एक बाइक चोरी की थी, उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आरोपियों के? नाम है अभियुक्त शौकीन है उर्फ गुर्री उर्फ काना उर्फ डब्बू पुत्र अयूब। दूसरा है अभिषेक सोनी पुत्र गिरिराज सोनी। तीसरा है अभियुक्त वसीम खान उर्फ शाहरुख उर्फ मुल्ला पुत्र इसराइल खान। ये तीनों मुलजिम पिनंगवा पुलिस थाना पिनंगवा हरियाणा के हैं। कोई और कोई आपराधिक मुकदमे इन पे? हाँ, पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। दिनांक 6 तारीख को ही 4 घटना को अलग अलग जगह वारदात किए थे इन्होंने। जो 4 मुकदमे तो अपने अलवर के ही है, और पूर्व के भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है। कोतवाली के स्वर्ग रोड निवासी 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के पिता रमेश ने बताया कि वह कोटपुतली गोपालपुर के निवासी हैं। उनकी बेटी नेहा की करीब 6 महीने पहले अलवर निवासी लोकेश के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग बेटी से दहेज में बाइक की डिमांड करने लगे, जिसे लेकर दामाद लोकेश बेटी नेहा के साथ मारपीट भी करता रहा। 8 जुलाई को बच्ची आखिरी बार अपने पियर आई और 9 जुलाई को बेटी के फांसी लगाने की सूचना मिली। दहेज में बाइक की डिमांड पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पियर पक्ष द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है सर। कहाँ के निवासी? हम गोपालपुरा, मेरा गांव गोपालपुरा है, ग्राम पंचायत है, जिला कोटपुतली का रहने वाला हूँ मैं। मेरी बच्ची यहाँ ब्याही है स्वर्ग रोड। वो परसों ही गई थी, मेरे भाई का पोता एक्सपायर हो गया था, वहाँ से आई थी। तब भी इन्होंने नालायक ने मेरे से 12,000 रुपये लेके आया था लोकेश। मेरी बच्ची को बार बार परेशान करते थे। पहले भी दिए मैंने, मैं इसको तसल्ली करता रहा, भाई मैं ऐसा मत कर, कहती फिर भी तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ दे, मैं मेरी बच्ची का दूसरी जगह रिश्ता कर लूँगा। लेकिन सामाजिक लेवल में इसका मामा वामा जो भी इनके रिश्तेदार से दबाव लगा करके मना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने भेज दिया उस बच्ची को। तो मेरे को क्या पता ये बच्ची ऐसे कर देंगे। मेरी बच्ची के पास से फ़ोन छीन लिया गया, नहीं तो वो मुझे फ़ोन से तुरंत बताती थी, वो कोई भी बात होती थी बताती थी वो। लेकिन उसी रात मेरी बच्ची के पास फ़ोन पहुँच लिया, उससे 2 दिन पहले, और उस दिन इन्होंने अंजाम दे दिया। बाकी मेरी बच्ची फांसी नहीं खाया। आखिरी बार बच्ची से कब बात हुई? मेरी से परसों ही बात हुई थी। परसों इस लोकेशन 12,000 रुपये लेके आया था। हाँ, 7 तारीख बच्ची का? नेहा। कितनी उम्र थी? 20-22 साल के लगभग थी। कहाँ पे भी आई थी? अरे यहीं है स्वर्ग रोड के पास। बच्चे का नाम क्या है? लोकेश। क्या डिमांड करते थे वो लोग? एक मोटरसाइकिल की डिमांड थी, कुछ पैसे ऐंठने की बात थी। मैं उनको करीबन 60-70,000 रुपये दे चुका हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँ बताइए आप। अब बहुत पैसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए की मांग की, एक मोटरसाइकिल की मांग की थी। अब वो मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। आपकी मांग क्या है? किसकी? हमारी मांग तो ये है कि न्याय किया जाए हमारे साथ।
हमें उन बच्चे के गुनहगार को सज़ा दीजिए, कानून उनको सज़ा, बस और कोई मांग नहीं है हमारी। हमारी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ उसका मर्डर किया गया है, फांसी नहीं लगाई बच्ची ने। वो तो सुई से भी डरती थी, इंजेक्शन नहीं लगवाती थी कभी वो, क्योंकि वो डरती थी, दर्द से बहुत कच्ची थी वो, बहुत कच्ची थी। ऐसे फांसी कैसे लगा देगी वो? देखिए आप उसका फांसी का रूप देखिए, उस फांसी के अंदर इंसान की आंख बाहर आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है। उसके ऐसे चेहरे के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आंख बाहर आ जाए, जीभ बाहर आ जाए या उसका कोई गला फाट जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल स्वयं सिंपल चेहरा एकदम, जैसे कि उसके ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये यहाँ से ऐसा लगा हुआ है कि जैसे कि कोई तार से या ऐसे कोई पहले से उसकी हत्या करके फिर ऐसे कर दिया जाए, फिर उसका एक हाथ काट दिया गया है, एक हाथ भी काट रखा है उसका। बताइए ये चीज़, फांसी वाला आदमी हाथ कैसे काटेगा, और हाथ काटेगा तो फांसी कैसे लगाएगा? और जब कमरे के लिए हमने शाह साहब को ऐसे ही तो कहा है कि कमरे में जो फांसी लगाई है, यदि उसने ऐसा कुछ किया है तो तड़फड़ाहट में उसने हाथ भी झटकाया होगा, हाथ झटकाया होगा तो कहीं खून भी लगा होगा, तो फिर इनको क्या नाराजगी है भाई दिखाने में? अब रिपोर्ट दे रहे हैं आप? अब हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अलवर शहर की जनता कॉलोनी में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई। आग ने चंद मिनटों में ही स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी। हालांकि शॉर्ट सर्किट होने के चलते स्कूटी में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजऋषि महाविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में करीब 90% बच्चे फेल हो गए, जिसे लेकर बच्चों का दल महाविद्यालय प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल से मिला। इधर रिजल्ट को लेकर प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल का कहना है, रिजल्ट के बारे में बच्चों के साथ कम नंबर आने की समस्या बताई। बच्चों से बातचीत की गई, रिजल्ट में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जाँच कराई जाएगी। आरआर कॉलेज का मामला है, कॉलेज प्रशासन सब सोया हुआ है, कुछ काम नहीं है इनको। कल रिजल्ट बिना सूचना के घोषित रिजल्ट कर दिया 10:30 बजे रात को। कौन बच्चे 10:30 बजे रात को रिजल्ट देखेगा इनका? 90% बच्चे फेल हैं। जो बच्चे फेल नहीं होने चाहिए थे वो उनके बैक लगी है, और जो बच्चे पास नहीं होने चाहिए थे वो पास हो गए बाई ग्रीस लगती है 6 नंबर की, सबके 6 नंबर ग्रीस लगी। जो बच्चे 1 नंबर की बैक लग रही है सब बच्चों के। कैसे क्या चल रहा है? और किसमें गलती है? कॉलेज प्रशासन की। कॉलेज प्रशासन की गलती है ये सब कुछ। अब हम नारेबाजी करेंगे। अगर ये रिजल्ट रिवेल का रिजल्ट आएगा, अब दोबारा रिवेल के फॉर्म लगेंगे। अगर रिवेल के फॉर्म लगाएंगे तो ये बच्चे एक भी रिवेल का फॉर्म नहीं भरेगा। 3-3, 4-4 रुपये सब खा जाएंगे। ये रिवेल का फॉर्म लगेंगे, फ्री में फॉर्म लगेंगे। जब तक ये फ्री के फॉर्म नहीं भरवाएंगे बच्चों से, जब तक हम नहीं भरेंगे फॉर्म। राजऋषि महाविद्यालय जो कि राजस्थान का एकमात्र स्वायत्त शासी महाविद्यालय है, उसमें आज हमने बीएससी पार्ट फेस्ट का रिजल्ट घोषित किया है। तो कुछ बच्चों को रिजल्ट को लेकर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको आशंकाएं थी कि हमारे कम नंबर आए हैं या पीएनएस लग गया है या टोटल में कुछ मिस्टेक है। तो उस संबंध में बच्चे हमारे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी मुझसे संपर्क किया। उनकी सारी बात तसल्लीपूर्वक हमने सुनी, हमारी टीम ने सुनी, और उनसे हमने ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों को कि आपकी जो भी समस्या है, अगर सब बच्चों की कॉमन समस्या है, सबकी समान समस्या है, तो एक कॉमन आवेदन कर दें, उसमें अपनी समस्या लिख दें, हम उसका यथासंभव समाधान करेंगे। और अगर किसी बच्चे की निजी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, तो उसकी अलग एप्लीकेशन ले रहे हैं। और जो भी यथासंभव महाविद्यालय स्तर का हमारी सीक्रेसी से संबंधित जो भी समाधान होगा, यथासंभव उनका समाधान करेंगे। और हमारे यहाँ मेरी डिस्कस करने के बाद, बच्चों से बातचीत करने के बाद सब बच्चे यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं, और उनकी जो भी समस्या है उनके लिए हम आवेदन ले रहे हैं और यथासंभव उनका उचित समाधान करेंगे। अलवर के त्रिपोलिया परिसर के आसपास पार्किंग नहीं होने से जाम की समस्या रहती है। त्रिपोलिया के चारों तरफ बाजार होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। त्रिपोलिया एवं आसपास पार्किंग और ट्रैफिक कर्मचारी तैनात नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। त्रिपोलिया परिसर में प्राचीन त्रिपुलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं, जिसमें सैकड़ों भक्त उपस्थित रहते हैं। श्रावण मास में यहाँ भक्तों की संख्या अधिक रहती है। इस कारण त्रिपोलिया मंदिर के आसपास असामाजिक तत्व अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन को श्रावण मास में 7 बजे से 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 10 बजे तक त्रिपोलिया एवं बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए।
मानसून सीजन में टाइगर रिजर्व सरिस्का में 3 महीने के लिए पर्यटकों का प्रवेश बंद है। वहीं सरिस्का का बफर जोन पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। इन दिनों पर्यटकों को 4 टाइगरों की साइटिंग खूब हो रही है। सफारी करने वाले पर्यटकों को टाइगर ST19 और उसके 3 शावक खूब दिखाई दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सरिस्का बफर जोन में सरिस्का सफारी कर टाइगर और उसके शावकों को कैमरे में कैद किया। मानसून सीजन में बफर जोन में टाइगर का दिखना सरिस्का टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे संकेत है। के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बंद हो जाता है। देश और प्रदेश भर के नेशनल पार्क मानसून सीजन में बंद हो जाते हैं। ऐसे में सरिस्का का जो बफर जोन है वो अभी पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सरिस्का के बफर जोन के अंदर डेली हमें टाइग्रेस और उसके कब्स की साइटिंग हो रही है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वन्य जीव प्रेमी और टूरिस्टों के लिए ये एक बहुत अच्छी सौगात है कि मानसून सीजन के अंदर बफर जोन के अंदर आकर वो टाइगर की साइटिंग कर सकते हैं। तो सरिस्का टूरिज्म के लिए, राजस्थान टूरिज्म के लिए ये एक बहुत अच्छे पल है कि मानसून के अंदर बफर जोन में टाइगर साइटिंग हो रही है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। विराटनगर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रो ग्रीन कैंपेन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन हुआ, जिसमें मानसून के सत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण व उनकी देखभाल कराया जाना सुनिश्चित किया गया। इस मौके पर विधिक सेवा समिति सचिव रणजीत सिंह दामर, उपखंड मजिस्ट्रेट विकास प्रजापत, तहसीलदार तनवीर संधू, पुलिस उपाधीक्षक रोहित सांखला तथा बार संघ अधिवक्तागण व आमजन मौजूद रहा। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग अलवर पुलिया पर रोडवेज बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार महिला समेत 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां से 11 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया। राजस्थान रोडवेज की बस दिल्ली से सवारियां लेकर जयपुर जा रही थी। ओवरटेक करते समय बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को साइड में कराकर यातायात सुचारू कराया। काली पहाड़ी में जिला कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित पौधारोपण किया। इस दौरान कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव, जिला परिषद धारा सिंह मीणा, काली पहाड़ी सरपंच कंचन देवी, जन सहयोगी सुनील संदीप, उप प्राचार्य कल्याण साय मीणा व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। संदीप पावड़ी ने बताया कि काली पहाड़ी की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक व शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत की गई। कलेक्टर ने उप प्रधानाचार्य को विद्यालय की दशा सुधारने के लिए 10 दिन का समय दिया। सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर में श्री मुरली मनोहर चतुर्भुज महाराज मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में अच्छी बारिश व खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए 22वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ हुआ। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। पूर्व सरपंच फतेहराम मीणा ने बताया कि भंडारा शुरू होने से पूर्व विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु महायज्ञ संपन्न होकर श्रद्धालुओं ने भगवान से क्षेत्र की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मन वांछित फल प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। किशनगढ़ पास के बासड़ा गांव में वार्ड नंबर 20 की महिलाओं ने पेयजल समस्या से तंग आकर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी वार्ड नंबर 20 में पिछले 3 महीने से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारी मनमर्जी व पक्षपात करते हैं। गर्मियों के मौसम में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई, लेकिन बरसात होते ही विभाग ने टैंकरों की सप्लाई बंद कर दी। अब महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र से पानी लाना पड़ता है, जो रोजाना संभव नहीं। 3 महीने से पानी डाल साहब, और गर्मियों के मौसम में तो टैंकर से पानी आया कर तो, और बारिश होगी और बारिश की वजह से अब टैंकर भी खत्म कर दिया, टैंकर भी ना रहा और अब दर दर पानी के लिए भटक रहे हैं। पानी के लिए कहाँ जाए? अब कहाँ पे आए हो आप? SDM के पास आए सब। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? सब धरना धरेंगे और क्या करेंगे। सर 3 महीने से पानी नहीं आ रहा आधे वार्ड में, और ये जलदाय विभाग, कौन सा वार्ड है? 20 नंबर। जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और हमारा SC का वार्ड पड़ता है, बात कर रहे हैं। पहले अभी 5-7 दिन पहले टैंकर आते, अब टैंकर भी बंद कर दिए। पानी की एक बूंद नहीं आई 3 महीने से। क्या SC का वार्ड है तो पानी नहीं जाएगा? या तो मेरी समस्या का समाधान नहीं, पूरे गांव के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा। 2-4 दिन का टारगेट और दे रहा हूँ। कलेक्टर के पास जाऊँगा तो वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं, तो मैं वो मुख्यमंत्री के पास भी जाऊँगा। एक बूंद पानी पीने के लिए और
ये वाटर वर्क्स के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। इतनी बार शिकायत करने पर भी एक्शन साहब भी आ रहे हैं, फिर भी कोई पानी का समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जहाँ वाल नहीं लगने वो अपनी मर्जी से करके पानी और बंद कर दिया हमारा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आदर्श पीएचसी जाट भैरोड पर चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दीपेश पारासर के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान डॉक्टर दीपेश पारासर ने स्वस्थ जीवन एवं मानवता के लिए पौधारोपण का महत्व बताया। इस दौरान 45 पौधे, जिनमें फलदार, छायादार व औषधीय पौधे लगाए गए। स्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर महोदया की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान सभी चिकित्सा संस्थानों में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाट भैरोड में जन सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से एवं ग्रामवासियों के सहयोग से स्टाफ ने लगभग 35-40 पेड़ों को आज लगाया है, जिसमें से छायादार, फलदार सभी तरह के पेड़ हैं और भविष्य में ये जल्दी बड़े होकर के यहाँ पे छाया देंगे, पक्षियों को आश्रय देंगे। साथ ही यहाँ पे आने वाले मरीजों को फल और औषधीय गुणों से युक्त छाल, उनके पत्ते आदि चीज़ें भी उपलब्ध हो पाएंगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाट भैरोड में इसी प्रकार 25-30 पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि वर्षा के मौसम में बड़े हो सकते हैं, बड़े हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक भी पेड़ नहीं था, उसके बाद आज पूरे परिसर में कितने हरे भरे वृक्ष हो गए हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाथोस में वृक्षारोपण का आयोजन किया, जिसमें अध्यापकों, छात्र व छात्राएं एवं स्वान प्रशिक्षण और प्रजनन केंद्र डेरा अलवर के अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण व वन प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य को लेकर आम, नींबू, करंज, जामुन, आंवला, अमलता, शहतूत के करीब 110 से अधिक पौधों का रोपण किया। डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि घटती वन संपदा एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी को छायादार, फलदार पौधे लगाने चाहिए। नौगांवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत साइबर फ्रॉड प्रभावित गांव में दबिश देकर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त 2 मोबाइल जब्त किए। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया, सेक्सटॉर्शन, OLX, पेंसिल, फर्जी एड, फर्जी डीपी लगाकर साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी अंसार निवासी खोड़ा करमाली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान महानिदेशक जयपुर एवं श्रीमान महानिरीक्षक जयपुर के निर्देशन में चलाए गए अभियान एंटीवायरस के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में श्रीमान थानाधिकारी महोदय नौगांवा श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के अपराध में अंसार समूह शौकत मीर निवासी खोड़ा करमाली को गिरफ्तार कर एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की गई। अंसार ऑनलाइन ठगी के लिए फर्जी आईडी बनाकर पेंसिल का ऐड, मोटरसाइकिल फर्जी नंबर इसकी मोटरसाइकिलों का ऐड व नौकरी लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था, जिसको कल दिनांक को एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने, युवाओं के लिए नीति बनाने, 25 लाख ग्रामीण मकानों में नल से जल पहुंचाने की घोषणा की। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाए जाएंगे। बजट की प्रमुख विशेषताओं में 2 लाख मकानों में बिजली कनेक्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपए का गलियारा बनाना और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन शामिल है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली, सड़क सुविधाओं को बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर जानकारी दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है। सीबीआई के कथित दुरुपयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को राहत दी। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामले में सीबीआई जांच के लिए भेजी जाती है। उन मामलों की एक तरफा जांच होती है, वहीं इन मामलों पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला कर लिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। राज्य में सीबीआई ने 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए। पीठ ने कहा कि राज्य के वाद पर कानून के अनुरूप और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को लेकर सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। NCW ने इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अहमद के नाम के सोशल मीडिया एक्स हैंडल द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि SIT की यह रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने यह भी कहा कि मुख्य आयोजक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की भूमिका के बारे में SIT की खामोशी भी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय टीम के नए हेड कोच के नाम का ऐलान कर दिया गया। BCCI सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले नए कोच पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की जीत के साथ राहुल द्रविड़ और उनके कोचिंग स्टाफ का भी कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद सभी को अगले हेड कोच के नाम के ऐलान का इंतजार था। गंभीर अपने कार्यकाल की शुरुआत जुलाई महीने के आखिर में भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के साथ करेंगे, जिसमें 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने टीम इंडिया के नए हेड कोच के नाम का ऐलान करने के साथ अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच के रूप में नियुक्त करते हुए काफी खुशी हो रही है। और अब चलते हैं हर जगत की ओर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फ्री में आधार कार्ड डिटेल अपडेट कराने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया। UIADI के अनुसार आधार कार्ड धारक 14 सितंबर तक बिना फीस के अपनी आधार कार्ड डिटेल अपडेट करा सकते हैं। माय आधार पोर्टल पर आधार कार्ड अपडेट फ्री में होगा। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर भारतीय नागरिकों को दी जाती है। आधार को ऑफलाइन अपडेट करा सकते हैं। ऑफलाइन आधार अपडेट कराने पर 50 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का फायदा अब बड़े पैमाने पर दिखने लगा। भारत मोबाइल का आयात से अब निर्यातक बन गया। इतना ही नहीं, टेलीकॉम उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में बड़ा उछाल आया। PLI के तहत घरेलू स्तर पर बने टेलीकॉम उपकरणों की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। इसमें 17,800 प्रत्यक्ष नौकरियां और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया कि टेलीकॉम क्षेत्र में PLI स्कीम को शुरू हुए करीब 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान करीब 3400 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में देखने को मिला। PLI का फायदा लेने वाली टेलीकॉम और नेटवर्किंग कंपनियों की बिक्री में वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वित्त वर्ष 23-24 में 370% का इजाफा हुआ। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। रूस की यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना के होटल रिट्स कार्लटन पहुंचने पर ऑस्ट्रिया कलाकारों ने उनके स्वागत में वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम गाया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री मोदी के वियना पहुंचने पर उनका स्वागत कर गले लगाया और एक निजी कार्यक्रम के लिए उनकी मेजबानी की। नेहमर को भारतीय प्रधानमंत्री को गले लगाते और उनके साथ सेल्फी लेते देखा गया। PM मोदी ने अब एक्स पोस्ट पर लिखकर आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया अपनी जीवन
संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेवर से मुलाकात की और कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच प्रगाढ़ मित्रता है जो आने वाले वक्त में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिका का मानना है कि रूस और भारत के अच्छे संबंध की वजह से यूक्रेन के साथ युद्ध पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की नजर थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे। मॉस्को में दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे लोगों, खासकर बच्चों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं, इस युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरो ने कहा कि भारत और अमेरिका एक रणनीतिक भागीदार हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।